गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। आज प्रैक्टिस सेट 49 पर हम लोग बात करेंगे। भारतीय इतिहास की विषय को लेकर के ये पूरा प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। तो अब तक कुल 48 सेट हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज सेट नंबर 49 में जो हमारा टॉपिक है वो वही है जो पिछले दो टॉपिक से चल रहा था, यानी कि 19वीं शताब्दी के समय में भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वहाँ से जो प्रश्न है उनका अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आगे भी जिन लोगों को जो आगे अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं वो भी सभी लोग ध्यान दें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे पीछे जाकर के सारे जो प्रैक्टिस सेट है उनको देख लेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से एक तो क्वेश्चन का प्रारूप समझ में आता है, दूसरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और व्याख्या को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको इसका मिल जाता है। तो चलिए आज देखते हैं सेट नंबर 49 में पहला प्रश्न हमारा कहाँ से है। जैसे कि मैंने बताया कि आधुनिक भारत में हम लोग पहुंच चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आ चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में इस समय 19वीं शताब्दी में भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगला प्रश्न, अगला इन द सेंस पिछले दो सेट हमारे इसी टॉपिक से थे, तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे। इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है चार ऑप्शन के साथ। ए कृष्ण मोहन बनर्जी, बी केशव चंद्र सेन, सी राधाकांत देव और डी अक्षय कुमार दत्त। पीछे के जो इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट है उनको पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये ऑप्शन बार बार उसमें जो है रिपीट किए जाते हैं, तो इनकी व्याख्या पीछे भी हो चुकी होगी, इसलिए उनको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धर्म सभा जो एक संस्था थी इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना करने वाले थे ऑप्शन सी राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। अब धर्म सभा क्या है और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्या था, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या पर बात करेंगे। और जब हम इसकी व्याख्या में जाते तो हम देखते हैं कि 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। अब इसकी स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो इसकी पीछे आपने पढ़ा था कि जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय ने जो है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार की बात कही और इसके लिए उन्होंने भारतीय समाज में जो तमाम कुरीतियां जैसे सती प्रथा है, जैसे विधवा पुनर्विवाह पर रोक है, इन सब को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि विधवा पुनर्विवाह पहले नहीं होते थे पर राजा राम मोहन राय ने इनका समर्थन किया। सती प्रथा भारतीय समाज में एक कुप्रथा थी, उसका विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। तो उस समय समाज में जो कुप्रथाएं थी उनके विरुद्ध आंदोलन चलाने का कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। लेकिन उसी समय कुछ विचारक ऐसा मानते थे कि यह हमारे जो भारत का मूल धर्म है, समाज है, उसके साथ छेड़छाड़ के समान उन्होंने इसको माना। तो उन्हीं में से एक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय का विरोध किया और ये कहा कि सती प्रथा भारतीय समाज का और भारत की संस्कृति का अंग है, इसलिए सती प्रथा पर रोक लगाना उचित नहीं है। और अपने इन्हीं विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में कलकत्ता में इस संस्था की स्थापना की। देखिए वो जो परिस्थितियां थी उस समय जागरूकता इतनी ज्यादा नहीं थी, जिससे अगर कोई प्रथा जैसे भारतीय समाज में चली आ रही है तो उस प्रथा को समाज का और संस्कृति का अंग मान लिया जाता था। अगर उसके विरोध में कोई बोले तो उसको कभी कभी ये मान लिया जाता था कि ये विरोधी है, संस्कृति या भारतीय सभ्यता का विरोधी है। तो राजा राम मोहन राय भारतीय सभ्यता के संस्कृति के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी उनके विरोधी थे। लेकिन इसी के अपोज में जो दूसरा वर्ग था वो ये मानता था कि जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के साथ छेड़छाड़ और परिवर्तन की बात करेगा वह भी हमारा विरोधी है। जिसे तमाम जो ब्रिटिश गवर्नर हैं उन्होंने सुधार के लिए जब नए नए कानून बनाए तो भारतीय समाज ने उनका भी विरोध किया। जैसे सती प्रथा को लागू कराने में राजा राम मोहन राय को बड़ा मशक्कत करनी पड़ी। तो तार्किक आधार पर जब संस्कृति या धर्म और साहित्य के जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाए और फिर उसके आधार पर तार्किक आधार पर यह बताने का प्रयास किया जाए कि सती प्रथा भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का अंग नहीं था, अगर ऐसा होता तो महाभारत में तमाम जो सती होने के साक्ष्य हमको मिलते, पर हम ऐसा नहीं देखते। जैसे जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई तो कुंती सती नहीं हुई थी, ऐसे ही हम जब देखते हैं कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी वहां पर सती नहीं हुई थी। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हमको मिल जाएंगे जिनसे हम ये कह सकते हैं कि सती जो है ये भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। हाँ, बाद में जब भारत पर बाह्य आक्रमण का संकट उत्पन्न हुआ तो जो एक सतीत्व की रक्षा करने के लिए इसका प्रादुर्भाव हुआ और इसे समाज ने स्वीकार किया।
तो 510 ईस्वी के जो ऐरण अभिलेख हैं गुप्त काल से संबंधित, उसमें हम पाते हैं पहली बार सती प्रथा का लिखित साक्ष्य यहाँ पर हमको मिलता है। अभिलेखी साक्ष्य पहली बार ऐरण अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का, जो गुप्त काल का था। लेकिन इनको लेकर के दो विरोधाभास समाज में हो गए थे। तो ये जो राधाकांत देव थे, ये दूसरे पक्ष के थे। हालांकि इन्होंने भी समाज में सुधार के लिए ही प्रयास किया है, उद्देश्य एक ही था, रास्ते सबके अलग अलग थे। तो राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की, और इसकी स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो, ये दोनों सुधारक थे, इनके विरोध में जो ये आंदोलन चला था राधाकांत देव का। क्योंकि हेनरी डेरोजियो और राजा राम मोहन राय आधुनिक विचारधारा के समर्थक थे, और इन्होंने सामाजिक सुधारों का आंदोलन करने के लिए भारत में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का जो लक्ष्य लाया था, उसके विरोध में राधाकांत देव ने ये काम किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से और भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे? हिंदू फीमेल स्कूल का मतलब है यहाँ पर हिंदू महिला विद्यालय जो है उससे संबंधित कौन थे? और ये जो हिंदू फीमेल स्कूल है, यह बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना गया। तो इनमें से वो कौन सा नाम है जो इस स्कूल के सेक्रेटरी थे? और यह भारत में स्थापित होने वाला पहला महिला विद्यालय था, जो केवल महिलाओं के लिए ही चलाया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर। सब लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर और प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करिए। देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया, और इसके लिए इन्होंने हिंदू फीमेल स्कूल की स्थापना की, और यही स्कूल आगे चल करके बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया। ठीक है, और इस बेथ्यून फीमेल स्कूल की जो स्थापना हुई है वो 1849 में हुई है। स्थापना का समय भी पूछ लिया जाता है। 1849 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वास्तव में इसके सेक्रेटरी थे, और इस स्कूल की स्थापना वो दक्षिण रंजन मुखर्जी द्वारा की गई थी। और दक्षिण रंजन मुखर्जी ने इस स्कूल की स्थापना के लिए अपनी जमीन का दान किया था, भूमि दान किया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अभी और बहुत सारे प्रश्न आने वाले, तो इनके बारे में विस्तार से हम वहां पर जान लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और ऑप्शनल के लिए ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो बैच चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर ये क्लासेस चल रही हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप टीजीटी पीजीटी में सिविक्स के नाम से भी जानते हैं, और नेट जेआरएफ में इसको पॉलिटिकल साइंस, और यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए भी इसको पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं आप। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो बैच है ये सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। और ये दोनों ही क्लास जो है हिस्ट्री की, ये एक के बाद एक इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि कई बच्चे दो ऑप्शनल के साथ जो अपनी तैयारी करते हैं टीजीटी के लिए, तो उनको ध्यान में रख करके ये दोनों क्लासेस आगे पीछे लगाई गई है। ठीक है, बाकी नेट जेआरएफ और पीजीटी के लिए जो अपना इसमें आपका हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही पॉलिटिकल साइंस का क्लास खत्म होगा 9 बजे, उसके बाद फिर हिस्ट्री का क्लास शुरू हो जाएगा। तो हिस्ट्री के क्लास की टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। तो ये टाइमिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये दोनों मोड पर क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर। और ऑफलाइन मोड पर जो क्लास चल रही है, क्लास अभी जो लाइव क्लास, यानी कि जो ऑफलाइन मोड पर पढ़ाया जा रहा है, सीधे उसी को ऑनलाइन किया जाएगा। तो जो बच्चे दूर दराज के हैं, यहाँ नज़दीक नहीं हैं, जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, वे दूर बैठ करके ही ऑफलाइन क्लास का यहाँ पर पूरा लाभ उठा सकते हैं। जहाँ पर है वहीं से आप इसको ज्वाइन करके और लाइव आप क्लास का आनंद उठा सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग आपको पीडीएफ में मिलेगा ऑनलाइन मोड पर, जो आप क्लास करेंगे। साथ ही साथ जो नज़दीक हैं, जो क्लास में आ सकते हैं, वो ऑफलाइन मोड में क्लास को ले सकते हैं। और जो ऑफलाइन में आएंगे उनको ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया जाएगा, तो दोनों मोड उनको मिल जाएंगे। ये एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर मिलेंगे, ई नोट्स एंड क्लास पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, टेस्ट और क्विज भी इसमें होंगे। तो ये जो क्लासेस है ये स्टार्ट हो चुकी हैं। ज़रूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। और हमारा जो ऐप है साकेत सिविल सर्विसेज का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना बाकी है। यह कथन किसका है? सुना है किसी ने यह प्रश्न? क्या कह रहे हैं? पूछा गया है इनमें से किसने ये बात कही है कि मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह बात कही। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह कथन इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह कहते हैं कि असली जो ईश्वर की आराधना है वह जो समस्या में लोग हैं या जो कुरीतियां हैं समाज में, जो समस्याएं हैं उनके समाधान में है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज में व्याप्त समस्याओं के संदर्भ में यह कथन कहा था। ठीक है, और इसके बारे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने बताया था, अभी कुछ और भी प्रश्न आगे आएंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में ले लेते हैं। ये 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, पत्रकार थे। यानी कि इनकी जो एक तरह से इनकी जो प्रतिभा थी वह बहुमुखी थी और बंगाल में इन्होंने पुनर्जागरण के लिए बहुत बेहतरीन काम किया था बंगाल में। और स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे ये स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और इन्हीं के प्रयासों से भारत में बहुत सारे जो महिला विद्यालय हैं वो स्थापित हुए। तो जितनी भी महिलाएं जो विद्या ग्रहण कर रही हैं उनके जीवन में इनका बड़ा योगदान था। प्रणाम करिए इनको, क्योंकि इनकी वजह से ही आप सबको शिक्षा मिल पा रही है। और शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता, शिक्षा से बड़ा कोई एक तरह से मुझे लगता है दान नहीं होता जो आपको मिल रहा है स्त्रियों को, लड़कियों को। तो वो इनका योगदान था। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि जो विधवा हो जाती थी उनके पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। आगे और प्रश्न आएगा यहाँ से तो तब इनके बारे में बताएंगे। तो इन्होंने महिलाओं के लिए जो बेहतरीन कार्य किए, ये कहते हैं कि जब समाज का सुधार होगा तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ये इनका कथन था। अगला प्रश्न है 1893 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कौन से कथन सही नहीं है? देखो ये यहाँ पर हम इसलिए मैंने बताया कि अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि अक्सर हमारे प्रश्न यहाँ से गलत हो जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही है और कभी कभी पूछा जाता है कौन सा सही नहीं है। तो अपने को क्या बताना है, ये जो 4 पॉइंट है ना विद्यासागर के बारे में, तो इनमें से कौन सा या कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इनके बारे में सही नहीं है यानी कि गलत है। पहला है विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय सहायता की। दूसरा है इन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि मिली। तीसरा है स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार को लेकर के उनमें बहुत उत्साह था। और चौथा है धर्म ग्रंथ सम्मत समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए बिना विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, अब इस चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि वास्तव में ऊपर के तीनों सही हैं। ये बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया क्योंकि इन्होंने बंगाल में अपना पुनर्जागरण किया था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से इनको विद्यासागर की उपाधि, विद्यासागर ज्ञान की में प्रबुद्धता के लिए इनको दी गई थी, डिग्री थी, ये भी सही है। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिए इनमें बहुत उत्साह था, ये भी सही है। लेकिन ये जो चौथा वाला है ना, धर्म ग्रंथ सम्मत समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए बिना, देखो इस कथन को ध्यान से समझो, इस भाषा को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सा कथन है जो इनके बारे में सही नहीं है। ये कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब विधवा विवाह का समर्थन किया तो इसके लिए इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का समर्थन प्राप्त नहीं किया था। ये कथन गलत है, लेकिन हमारे ऑप्शन में एक भी ऐसा नहीं है, ये गलती से ऑप्शन बना दिया गया है, केवल चौथा सही नहीं है। इसलिए जो एक है ना, इसको हम 4 कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, केवल चौथा गलत है, बाकी सब सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये वाला कथन सही नहीं है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस कथन में ये लिखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो भारत के धर्म ग्रंथ हैं उनके समर्थन के बिना ही विधवा विवाह का समर्थन कर दिया। ये गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारतीय संस्कृति को अच्छे से समझा था, भारत के प्राचीन ग्रंथों को अच्छे से समझा था। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर पुरुष को पुनर्विवाह की अनुमति है तो महिला को भी पुनर्विवाह की अनुमति होना तार्किक है, तर्कसंगत है। इसलिए ये वाला कथन इनके बारे में सही नहीं है। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करने के लिए भारत के धर्म ग्रंथ के सम्मत समर्थन प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केवल चौथा। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। सत्यशोधक समाज बहुत महत्वपूर्ण संगठन था
भारत में सुधार आंदोलन से संबंधित। तो पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज ने किसको संगठित किया या इसका संबंध किससे है। ए, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन है। बी, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन है। सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है। और डी, पंजाब में एक किसान आंदोलन है। तो सत्यशोधक समाज जो संस्था थी उसकी स्थापना महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के लिए की गई थी। और ये जो आंदोलन था ये छुआछूत का विरोध करता था। छुआछूत का विरोध करने के उद्देश्य से सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? आगे भी प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड। तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने इस संदर्भ में बहुत सराहनीय कार्य किया है। ठीक है, ज्योतिबा फुले क्या किया था? इन्होंने जो ऊंच नीच यानी कि जो जाति के आधार पर भारत में जो एक तरह से विभाजन था समाज का या छुआछूत की जो भावना थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने सभी जातियों को समान सम्मान देने के लिए ये संगठन शुरू किया था और निम्न जातियों के कल्याण के लिए अपना ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो ये जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध करता था ये आंदोलन। आगे ज्योतिबा फुले के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, आगे प्रश्न आएंगे उनमें। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? जब भी बहुजन समाज नाम आता है आपके दिमाग में बहुजन समाज पार्टी आ जाती है ना। लेकिन देखो यहाँ कहीं भी मायावती जी का नाम नहीं है। तो ये बहुजन समाज वो नहीं है, पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है, ये समाज है। तो पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था? ए, श्री नारायण गुरु। बी, मुकुंद राव पाटिल। सी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और डी, B.R. शिंदे। अगर आपके सामने आता तो इसका आंसर क्या लगाते आप? इस प्रकार के आंसर को देने के लिए आप राजनीतिक पक्षपात से रहित होकर के ही आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, मुकुंद राव पाटिल। सोचा नहीं होगा, इसका आंसर यही है। अगर आपको नहीं पता है तो कभी भी आप इसका सही आंसर ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा अंबेडकर लगा देंगे, बस इसके आगे और कुछ नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन वास्तव में इसका सही आंसर है मुकुंद राव पाटिल। तो इस प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं ना, जो कभी कभी हमारे सामने आते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स डाल लेना चाहिए कि थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर ले कि आगे दोबारा अगर ये प्रश्न आए तो हम गलती ना कर दे। तो ये जो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? 1885 में महाराष्ट्र में हुआ था। मुकुंद राव पाटिल, पाटिल सरनेम से जान लिया करो, उधर ही के होंगे, पश्चिमी के। तो ये जो इन्होंने जो कार्य किया था वह बहुजन समाज के लिए, वो इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ का था? कार्य क्षेत्र दक्कन और विदर्भ था, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है ना वहां पर इन्होंने अपना ये काम चलाया था। और ये इनको भारत का पहला क्षेत्रीय पत्रकार माना गया था। क्षेत्रीय पत्रकार क्या होता है? देखो, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समस्याओं को उठाने वाला पत्रकार। ये ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने क्षेत्रीय समस्या को उठाया, जो उस क्षेत्र की समस्या थी उसके लिए इन्होंने पत्रकारिता की। तो ये भारत के पहले क्षेत्रीय पत्रकार माने जाते हैं। और 1910 ईस्वी में इन्होंने ज्योतिबा राव फुले के विचारों से प्रेरित होकर के जो है बहुजन समाज की स्थापना की थी। यानी कि जो ज्योतिबा राव फुले थी, जो ज्योतिबा राव फुले थे जिन्होंने निम्न जाति के कल्याण के लिए आंदोलन चलाया ना, सत्यशोधक समाज, तो उसी से प्रेरित होकर के मुकुंद राव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की। और इसका मतलब है कि बहुजन समाज का संबंध भी किससे है? जो जाति विरोधी आंदोलन है उससे है। इन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया और निम्न जाति के कल्याण के लिए कार्य किया। ठीक है, ये इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर ये जो नव बौद्धवाद संबंध है ये किसके विचारों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो बौद्धवाद तो आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ एक नव बौद्धवाद शब्द लग गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जब हम जानते हैं तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गया था। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में दो मत आ गए थे। कौन कौन से? हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान के रूप में दो मत इसमें आ गए थे। हीनयान क्या था? हीनयान वह था जो कि एक तरह से परंपरावादी, यानी कि जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। इनको हम हीनयान, परंपरावादी, या इनको हम कह सकते हैं कि जो अपरिवर्तनवादी थे। यानी कि ये कहते थे कि महात्मा बुद्ध की जो नीतियां हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अपरिवर्तनवादी जो है इन्हीं को हीनयान या हीनयानी कहा जाता था।
महात्मा बुद्ध ने जब अपना मत दिया, उस समय का जो समाज था, उस समय की जो समाज में समस्याएं थी, उसके हिसाब से इन्होंने अपना मत दिया था। लेकिन बाद में जब बुद्ध रहे नहीं, तो अपने अपने हिसाब से फिर उसमें परिवर्तन करने की बात की गई, तो दो भागों में विभाजित हो गया। तो जो परंपरावादी थे या अपरिवर्तनवादी थे, उन्हें हीनयान और उनके धर्म को हीनयानी कहा गया। ठीक है। और दूसरा था महायान। महायान धर्म ये कहता है कि थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि समय के साथ जैसे जैसे समाज बदल रहा है, समस्याएं बदल रही हैं, वैसे वैसे हमें नई बातें इसमें शामिल करनी चाहिए। तो ये कौन थे? ये इसमें परिवर्तन की बात करते थे, तो इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया है। ठीक है, ये परिवर्तनवादी थे। तो महायान और हीनयान में मुख्य अंतर तो ये आ जाता है कि हीनयानी जो है ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और महायानी मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। आप देखते हो ना, महात्मा बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हैं और उनकी जो आराधना की जाती है ना, तो वो सब महायानी होते हैं। ठीक है। ऐसे ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बदल गया था। लेकिन इन दोनों के अलावा एक शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ा है, नव बौद्धवाद। ठीक है, नव बौद्धवाद। तो प्रश्न नव बौद्धवाद से आया है। तो यहाँ पर नव बौद्धवाद यानी कि हीनवाद, महावाद और नव बौद्धवाद। अब इससे जो जुड़ा हुआ नाम है वो था अंबेडकर का। अंबेडकर, ये अंबेडकर का जो योगदान था वो दलित समाज के उद्धार के लिए था। इन्होंने निम्न जाति के ऊपर होने वाले जो अत्याचार थे उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्योंकि बौद्ध धर्म किसी जाति व्यवस्था को नहीं मानता, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, इन्होंने कहा कि अगर जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना है, समाज में सभी जातियों के बीच एक बराबरी का एक माहौल लाना है, तो हमें बौद्ध धर्म को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये बौद्ध धर्म कैसा होगा? आधुनिक विचारधारा के आधार पर। आधुनिक विचारधारा का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप एकदम पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक हो जाएंगे। आधुनिक विचारधारा का मतलब है कि वर्तमान समय के अनुसार बौद्ध धर्म की जो बातें हैं उनके आधार पर एक नई विचारधारा यहाँ पर जन्म लेगी, जिसे नव बौद्धवाद कहा जाएगा। और इस नव बौद्धवाद को अपना करके जो दलित समुदाय है वे समाज में समान स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यह अंबेडकर का विचार था। थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। तो नव बौद्धवाद को नवयान भी कहा गया है। जैसे ये हीनयान महायान है ना, वैसे ही इसके लिए नया नाम दिया गया है, नवयान। तो कभी अगर नवयान के नाम से प्रश्न आए तो समझ जाना। ठीक है। तो नवयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से और अंबेडकर से। तो नवयान जो है ये बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है और अंबेडकर ने इसकी बात बताई। इन्होंने नवयान को कहा नया मार्ग। क्या कहा? नया मार्ग। ये नया मार्ग किसके लिए? समाज के उस वर्ग के लिए जो दबे कुचले वर्ग हैं, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, उनको एक नया मार्ग इन्होंने दिखाया, जिसे नवयान का नाम दिया गया। और इस मार्ग को अपनाने वाले सभी लोगों को अंबेडकरवादी बौद्ध कहा गया। अंबेडकरवादी बौद्ध कहा गया क्योंकि इस मत का प्रतिपादन अंबेडकर ने किया था। और इनके लिए अलग से अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाओं का निर्धारण किया, प्रतिज्ञा कह लो या शर्त कह लो, कुछ 22 शर्तें बनाई, नियम बनाई, जिनका पालन करने वाले को नवयानी कहा गया था। और इसके अलावा इन्होंने इसके बारे में जो है कब बताया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में जब धर्म परिवर्तन समारोह हो रहा था, उस समय इन्होंने ये नवयान या नए मार्ग के विचार अपना दिया। और इसमें वर्ण भेद, लिंग भेद, जाति भेद, अंधविश्वास, कुरीति आदि का कोई स्थान नहीं है। और इसमें महात्मा बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें तार्किकता के आधार पर शामिल किया गया है। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म को एक नया रूप दे करके एक नया मार्ग दिखाया समाज के उस वर्ग को जो अब तक विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए थे। तो इनका एक योगदान था ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था? नारी यानी कि स्त्री आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? ए रमाबाई रानाडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू और डी ज्योतिबा फुले। इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो क्या बताओगे? इस प्रश्न का उत्तर क्या बताओगे? ज्योतिबा फुले। सही हो गया आंसर आपका, ज्योतिबा फुले। अभ्यास करते रहोगे ना तो भी कितना कुछ अनुभव हो जाता है। ज्योतिबा फुले इनमें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नारी आंदोलन की प्रेरणा जागृत की सबसे पहले। उसके बाद तो बहुत सारे सुधारक आए, लेकिन जो एक तरह से इन्होंने जो प्रेरणा आरंभ करने का काम किया था ज्योतिबा फुले ने नारी आंदोलन के लिए, उसके लिए इनको याद किया जाता है। ठीक है। और इनकी प्रेरणा से ये जो हुआ, खासतौर से महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया।
और 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जो लड़कियों के लिए स्थापित भारत का प्रथम स्कूल था। पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रूप में हमने पढ़ा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला जो विद्यालय था उसके सेक्रेटरी थे, लेकिन पहला भारतीय महिला विद्यालय जो है वो ज्योतिबा फुले के प्रयासों से स्थापित हुआ था। तो स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्रियों के उद्धार के लिए इन्होंने जो कार्य किए समाज में, वो काफी ज्यादा सम्माननीय और सराहनीय है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले के कार्यों में आपस में कोई आप में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, इसको ठीक से समझ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी ईवी रामास्वामी नायकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा सी ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, दक्षिण भारत से इनका संबंध था और आत्मसम्मान आंदोलन का सीधा संबंध है कि जो दलित समाज था उसको सामाजिक बहिष्कार जो किया जाता था, मंदिर आदि में प्रवेश से रोका जाता था, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम दिया आत्मसम्मान आंदोलन। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या आत्मसम्मान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो ये कहता है कि समाज में सभी जातियों का समान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जाति के आधार पर विभाजित नहीं होता और उसे कहीं भी, यानी कि केवल जाति के आधार पर आप किसी भी समुदाय को कहीं भी प्रवेश करने से रोक नहीं सकते, चाहे वह मंदिर हो या दूसरी सामाजिक संस्थाएं हो। और 1920 ईस्वी के दशक में इन्होंने दक्षिण भारत में अपना ये आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया और इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी पेरियार के नाम से भी प्रश्न आ गया है। ठीक है, रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ब्राह्मण वर्ग यानी कि जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंची स्तर पर थे, उनका जो एक डोमिनेंसी हो गई थी, जो आधिपत्य हो गया था, उसका इन्होंने विरोध किया और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि विधवा विवाह का समर्थन इन्होंने किया है। इसके अलावा इन्होंने अपना एक समाचार पत्र भी निकाला था 1925 ईस्वी में, तो एक उग्र समाज सुधारक के रूप में ये दक्षिण भारत में जाने जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन कर सकते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा? बड़ी अच्छी बात ये कही है कि क्या कोई भगवान इस बात का समर्थन कर सकता है, क्योंकि सभी लोगों को भगवान ने ही बनाया है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम सभी व्यक्तियों को, यहाँ तक कि जीवों को भी बनाने वाले भगवान हैं। अगर हम सबको भगवान ने बनाया है तो फिर वही भगवान भेद कैसे कर सकता है कि ये ऊंचा है, ये छोटा है, जाति या वर्ण के आधार पर? तो यहाँ इनमें से कोई एक विद्वान है जिन्होंने ये बात कही कि अगर मैं ऐसे भगवान को भी नहीं मानूंगा जो अस्पृश्यता को स्वीकार करता हो। अस्पृश्यता का मतलब होता है ऊंच नीच, जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना। तो कौन है वो? बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। अगर ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो क्या आंसर लगाओगे? सोच के देखो, फटाक से उंगली कहाँ जाएगी? या तो महात्मा गांधी पर जाएगी या अम्बेडकर जी पर जाएगी, और दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। तो तुक्का भी तभी काम करता है जब पहले कभी पढ़ चुके होते हो, नहीं तो फिर बार बार गलती करके ही आओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तार्किक आधार पर अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, बीजी तिलक ने ये बात कही थी। और तिलक जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन्होंने ये बात जो है छुआछूत का उन्मूलन करने से संबंधित एक समारोह हो रहा था, उस समारोह में, एक सम्मेलन में इन्होंने ये कहा था। और आगे चल करके जब आप कांग्रेस पढ़ोगे ना, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो गया था। तो उस राष्ट्रीय आंदोलन में दो विभाजन हो गए थे मत के आधार पर, गरम दल और नरम दल। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक है, ये गरम दल के सदस्य थे, है ना। लाल बाल पाल, तीन नाम थे ना, लाल बाल पाल। तो उस लाल बाल पाल में ये जो बाल है ना, ये बाल गंगाधर तिलक ही हैं। इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, आगे चलेंगे बहुत ही, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो बातें उन्होंने उस समय कही वो वास्तव में इनके द्वारा, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो ब्रिटिश नीतियों पर जो प्रहार किया, कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं भारत के संदर्भ में, उन पर जो प्रहार किया, तो काफी आगे इनका योगदान देखेंगे आप राष्ट्रीय आंदोलन में। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दासत्व का संबंध यहाँ पर किससे है? दास प्रथा, है ना। दास प्रथा में क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर, आधार अलग अलग हो सकता है, किसी ने कर्ज वापस नहीं किया, कोई किसी अलग समाज से है, किसी भी आधार पर जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति को दास बना लेता है, गुलाम बना लेता है, तो उसे अपनी संपत्ति मान लेता है और संपत्ति की तरह उस दासों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये
प्राचीन समाज की एक परंपरा बन चुकी थी, लेकिन आधुनिक समाज में खासतौर से ब्रिटिश कालीन भारत में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये कहा कि दास प्रथा अवैध है, एक मनुष्य को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे मनुष्य को अपना गुलाम बना करके उसे अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करे। तो उसी के संबंध में ये प्रश्न है, भारत में दासत्व से संबंधित 1843 ईस्वी में जो अधिनियम 5, देखो दासत्व को, दास प्रथा को समाप्त करने का कानून पहले ही बन चुका था, लेकिन 1843 ईस्वी में इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया, नई शर्त जोड़ी गई, जिसे अधिनियम 5, इसका संबंध किससे है? 5, ठीक है। तो 1843 के अधिनियम 5 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? दास प्रथा के बारे में। सबसे पहले हमें प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना होता, चाहे जितना समय लगे, कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, चाहे 2-3 बार पढ़ना पड़े, अच्छे से पढ़ करके ही आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है कि दास प्रथा के संबंध में 1843 ईस्वी में जो अधिनियम 5 आया था, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ए, इसके द्वारा स्वामियों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने दासों को स्वेच्छा से अपनी भू संपदा के लिए बंधुआ की तरह रख सकते हैं। बी, इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया गया। सी, परित्याग के मामलों को सुलझाने के लिए न्यायालय और स्वामियों ने संयुक्त रूप से कार्य किया। और डी, दास भूमि के स्वामी बन गए। तो आप देखेंगे कि इसका सही आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जो स्वामी हैं, जो अपने आप को स्वामी कहते हैं और अपने अंतर्गत जिन व्यक्तियों को उन्होंने दास बनाया है उन्हें गुलाम कहते हैं, तो उनको वो अपनी क्या मानते थे? संपत्ति मानते थे। और अगर वो दास स्वामी के विरुद्ध कुछ बोले या आप सेवा करने से मना कर दे, तो उसके लिए वे क्या करते थे? न्यायालय जाते थे और न्यायालय जाकर के ये बताते थे कि ये मेरा दास है, मैंने इसको खरीदा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। और ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने दासों को सदैव के लिए इन स्वामियों के का गुलाम बना दिया था कि अगर ये इनकी बात नहीं मानेंगे तो वो कोर्ट जा करके इनके अपने फेवर में चले जाएंगे। इस बात को समाप्त कर दिया था इस अधिनियम ने, है ना। 1843 का जो अधिनियम 5 है, इसने ये कहा कि अब कोई भी व्यक्ति दास को अपनी संपत्ति नहीं बना पाएगा और इसके लिए वह न्यायालय में दावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, न्यायालय में दावा करने का अधिकार उसका वंचित कर दिया गया। यह व्यवस्था यहां से एक प्रकार से क्या हो गया? एक प्रकार से यहां पर दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई कानूनी रूप से। ठीक है, दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई कानूनी रूप से। इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा ये जान लीजिए कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम से। बहुत ध्यान से समझना, 2 प्रश्न निकल के आते हैं। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, क्राउन तो आया 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस समय। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन खाली कह देने से तो दास प्रथा समाप्त हो नहीं जाएगी, है ना। तो बाद में इसे कानूनी रूप दिया गया इस अधिनियम के द्वारा 1843 में, यानी कि 10 साल बाद इस बात को, दास प्रथा को समाप्त करने के कानून को क्या किया गया? इसे वैध रूप दिया गया और इसके लिए अधिनियम 5 पारित किया गया। और इस अधिनियम में यह कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति अपने दास पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। इसके बाद अब दास प्रथा कानूनी रूप से अवैध हो गई। अब अगर कोई किसी को दास बनाएगा तो वह दंड का पात्र बनेगा। ठीक है, ये व्यवस्था। तो अगर 2 प्रश्न बनते हैं, अगर ये पूछा जाए कि ब्रिटिशकालीन भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1833 में। और प्रश्न पूछा जाए कि कानूनी रूप से दास प्रथा का अंत कब हुआ या कब इसको अवैध घोषित कर दिया गया, तो 1843 में, है ना। 2 प्रश्न यहां से निकलते हैं। अगला प्रश्न है ईवी रामास्वामी नायकर, अभी एक प्रश्न इनसे पीछे आ चुका है, किससे संबद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर किससे संबंध थे? ए, ब्राह्मणवाद के सुधार से, बी, स्वाभिमान आंदोलन से, सी, निम्न जाति के आंदोलन से, और ये 1-2 करके है, तीसरा है निम्न जाति के आंदोलन से, चौथा है साम्यवादी आंदोलन से। इनमें से कौन कौन से सही है? पीछे हम बता चुके, व्याख्या समझ में आया हो तो जल्दी से आंसर बता दो, कौन कौन सा सही है या किसका संबंध स्वामी रामास्वामी नायकर से है। एक तो स्वाभिमान आंदोलन, आत्मसम्मान कहें या स्वाभिमान कहें, एक ही बात है ना,
आत्मसम्मान आंदोलन और स्वाभिमान आंदोलन एक ही थे, तो एक तो ये सही है इनके बारे में, है ना। दूसरा सही है, और कौन सा सही है जल्दी से बताओ, निम्न जाति के आंदोलन से। बाकी ये सही नहीं है क्योंकि ब्राह्मण जाति के सुधार में इन्होंने कुछ योगदान नहीं दिया और साम्यवादी आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलते हैं। फरायजी आंदोलन, यहाँ से मुस्लिम सुधार आंदोलन की शुरुआत हो जा रही है और हम इस समय 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो जो मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म में जो तमाम आडंबर और कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए कुछ सुधार आंदोलन चलाए गए हैं, जिनकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए हाजी शरीयतुल्लाह, बी सैयद अहमद, सी सलीमुल्लाह और डी M.A. जिन्ना। तो सही उत्तर होगा इसका हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह ने फरायजी आंदोलन की शुरुआत की, जिसे बाद में इनके बेटे ने आगे बढ़ाया। तो फरायजी आंदोलन की जो शुरुआत है ये वास्तव में 1818 ईस्वी में की गई थी। 1800 डेट भी पूछा जाता है। 1818 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना किसकी की गई थी? आंदोलन का आरंभ किया गया था। और ये जो है इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि इस्लाम में जो कुरीतियां हैं, इस्लाम में जो आडंबर हैं, जो ऐसी प्रथाएं हैं, जो इस्लामी प्रथाएं, जो वास्तव में 2 उद्देश्य थे देखो इसका। क्योंकि आगे हम जब सर सैयद अहमद खां का आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां तुलना करना आसान हो जाएगा। एक तो वर्ग ऐसा था जो ये कहता था कि इस्लाम को आधुनिक बनाना है, इस्लाम धर्म को, और जैसे राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म को आधुनिक बनाने के लिए कुछ आधुनिक परंपराओं को स्वीकार करते हैं, प्राचीन परंपराओं को छोड़ने की बात कहते हैं जो तर्क संगत नहीं है। तो वैसे ही इस्लाम में 2 विचारधाराएं थी। एक विचार ऐसा था जो कहता था कि इस्लाम को अगर आधुनिक बनाना है तो कुछ नई बातें शामिल करनी होंगी। दूसरा वर्ग ये कहता था नहीं, पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे, है ना, पुरानी परंपराओं को लेकर के ही हम इस्लाम में सुधार करेंगे। तो ऐसे ही ये जो फरायजी आंदोलन है ये क्या कहता है? फरायजी आंदोलन ये कहता है कि जो गैर इस्लामिक प्रथाएं शामिल हो गई हैं इस्लाम में, उनको छोड़ना है। गैर इस्लामिक प्रथाओं की शुरुआत जैसे दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि जो बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था या उसके बाद जो दूसरे शासक थे, इन्होंने बहुत सारी ऐसी परंपराएं इस्लाम में शामिल की जो इस्लाम के मूल धर्म में नहीं थी, बाद में समाज का अंग बन गई। और चाहे कोई भी धर्म हो, समाज के समय के साथ साथ उसमें कुछ नई बातें आती जाती हैं। तो ये जो आंदोलन है वो ये कहता है कि नहीं, जो भी बातें इस्लाम में नहीं है, गैर इस्लामिक है, उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस्लाम के मूल स्वरूप को सामने लाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था 1818 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है इस्लाम के जो अनुयायी थे उसमें सामाजिक भेदभाव और शोषण को समाप्त करना भी इनका एक उद्देश्य था। अगला प्रश्न भी इसी टॉपिक से है तो उसमें और विस्तार से बताएंगे। तो पूछा गया है निम्न में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का, फरायजी आंदोलन की शुरुआत तो शरीयतुल्लाह ने की थी, लेकिन आगे चल करके इनके जो बेटे थे जिनका नाम था दादू मियाँ, ठीक है, इनके पुत्र का नाम था दादू मियाँ। दादू मियाँ ने इस विद्रोह को यानी कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, इन्होंने इसको विद्रोह के रूप में आगे बढ़ाया। तो दादू मियाँ जो है इन्होंने फरायजी विद्रोह को का नेता बने और इन्होंने इसको नियंत्रित किया और समाज में इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। बंगाल में स्थान है फरीदपुर, ठीक है, तो बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान पर दादू मियाँ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और यह आंदोलन वास्तव में किस उद्देश्य से किया गया था कि उस समय जो देखो अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा अत्याचार उसमें बंगाल में ही हो रहा था और अंग्रेजों ने अपने इस अत्याचार का हथियार बनाया था किसको? जमींदार को। तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, अंग्रेज और जमींदार मिलकर के जनता का शोषण करते थे। तो दादू मियाँ ने इसी के विरुद्ध यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध और जमींदारों के विरुद्ध ये फरायजी विद्रोह यहाँ से बंगाल के फरीदपुर से शुरू किया और उसका नेतृत्व इन्होंने स्वयं किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। आगे चलते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी, जिसे यूपी का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर किस वर्ष आरंभ हुआ था देवबंद आंदोलन? देवबंद आंदोलन भी इस्लाम से ही संबंधित है और ये पूछा गया है कि किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई। ए 1900 ईस्वी, बी 1888 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1866 ईस्वी। तो सही आंसर होगा डी 1866 में ये संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन शुरू हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और देवबंद आंदोलन जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि जो मुस्लिम समाज है उसका नैतिक उत्थान हो
और जो इसमें जो नई बातें आधुनिकता आ गई है उसको समाप्त किया जाए। एक तरह से ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन इस्लाम में किसी भी आधुनिकता का समर्थन नहीं करता था, बल्कि जो प्राचीन इस्लाम है या जो इस्लाम का मूल रूप है उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये देवबंद आंदोलन शुरू किया था। और कुछ महत्वपूर्ण जो नेता हैं जिनका नाम इससे जुड़ा हुआ था, प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम है मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, सहारनपुर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ननौतवी और गंगोही दो नाम इससे जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस आंदोलन का आरंभ यहां से किया था। ठीक है, अगला, दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? ए मौलाना शिबली नुमानी, बी मौलाना हुसैन अहमद, सी मौलवी अब्दुल्लाह चक्रलवी और डी मौलाना अहमद रिजा खान। है ना? तो जब आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है इनमें से कुछ भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। नाम जब बार बार देखेंगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी जो है, इन्होंने 1894 ईस्वी में 1894 में मौलाना शिबली नुमानी ने दारुल उलूम की स्थापना की थी। और ये स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? लखनऊ में। ठीक है, स्थान, तारीख और व्यक्ति बहुत पूछा जाता है। लखनऊ में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सर सैयद अहमद खां की विचारधारा का विरोध करना। सर सैयद अहमद खां ना ऐसे सुधारक थे जो कि ब्रिटिश जो एक तरह से परंपरा है या शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा है, उसका समर्थन करते थे। सर सैयद अहमद खां, इनका मानना था कि अगर इस्लाम आधुनिकता नहीं आएगी, इस्लाम अगर पाश्चात्य शिक्षा को स्वीकार नहीं करेगा तो इस्लाम पिछड़ जाएगा। तो इसी उद्देश्य से इन्होंने फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन ये जो शिबली नुमानी थे, ये इन्होंने दारुल उलूम की स्थापना करके कहा कि नहीं, इनका कहना सही नहीं है, हमें किसी आधुनिकता को नहीं अपनाना, हमें किसी पाश्चात्य शिक्षा का प्रदर्शन नहीं करना, हमें अपने इस्लाम के मूल धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने एक तरह से इनके विरोध में इस्लाम का ये जो आंदोलन चलाने के लिए दारुल उलूम की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। यहाँ के बाद सीधे यहाँ आ जाओ, क्योंकि बताना क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। कि कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। दूसरा है, सैयद अहमद खान का धार्मिक सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास था और उनके कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने अंशदान दिया था। ठीक है, ये दो कथन सैयद अहमद खान के बारे में दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है। तो दोनों कथनों पर विचार करने के बाद पता चलता है कि दोनों कथन इनके बारे में सही है। ये तो अभी हम बता ही रहे थे, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ये भी सही है, क्योंकि इस स्कूल क्योंकि सैयद अहमद खान जो है धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों में समानता, सभी धर्मों के अस्तित्व में ये विश्वास रखते थे, मतलब कट्टरपंथी नहीं थे। और इन्होंने ही एक बात कही थी, जो एक प्रश्न पूछा गया है, ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, सर सैयद अहमद का। हालांकि बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है तो फिर उसमें अंग्रेजों की बांटो और शासन करो की नीति ने फिर इनके विचारों को कट्टर बना दिया था। लेकिन आरंभ में ये बहुत ही सहिष्णु थे। उन्होंने कहा है कि भारत जो माता है उसकी दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान, कोई भेद नहीं है। तो ये, और ये जो कॉलेज बना था ना, इसमें जो है हिंदुओं ने, पारसियों ने और ईसाइयों ने, सभी ने पैसे दिए थे, सभी ने अंशदान किया था। तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सुधारक के साथ निम्नलिखित परिच्छेद का संबंध है? परिच्छेद मतलब जो ये लिखा हुआ है, इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो पढ़ते हैं इसको, क्या है ये। इन्होंने सभी राजनीतिक आंदोलन, मतलब अपने को पता नहीं है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, बस इसको पढ़िए और बताइए कि वो व्यक्तित्व व पर्सनालिटी इनमें से कौन सी है। तो इन्होंने सभी राजनीतिक आंदोलन को अविश्वास से देखा और उन्होंने मुसलमानों से ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। अतः जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने शिक्षा और केवल शिक्षा को ही राष्ट्रीय प्रगति का साधन माना। तो ये विचार किसके थे? ए केशव चंद्र सेन, बी लॉर्ड मेकाले, सी सर सैयद अहमद खान और डी बदरुद्दीन तैयब जी। मालूम हो तो फटाफट आंसर बता दो।
राइट आंसर होगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो है ये कहते थे कि जो राजनीतिक आंदोलन है इनसे मतलब एक बात इनके बारे में जान लो कि ये अंग्रेजों ये ब्रिटिश सरकार के विरोधी नहीं थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के रहने से ही जो मुसलमान हैं वो उनका विकास हो सकता है, उनको शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ना, उसका इन्होंने विरोध किया। और ये कहते थे केवल शिक्षा ही, और वो भी कैसी शिक्षा, पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे राष्ट्रीय प्रगति हो सकती है, राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। और यह बात इसका प्रमाण है कि ये मुसलमानों से ये कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का सहयोग करो, ठीक है, ब्रिटिश शासन का सहयोग करें ना कि विरोध। तो ये सर सैयद अहमद खान के विचार थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन कौन से सही हैं। 4 कथन है। पहला है, इनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रम पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ था। दूसरा है, इनका तत्व विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्व विचार के बहुत अधिक समान था। तीसरा है, इन्होंने वैयक्तिक या व्यक्तिगत नागरिक आधारों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की। और चौथा है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम ने मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय अनुभववाद को मिश्रित कर दिया था। ऐसे प्रश्न बहुत कठिन माने जाते हैं। कठिन किस लिए माने जाते हैं? क्योंकि इसमें 4 पॉइंट हैं। अगर आपको एक भी नहीं पता होगा तो आपका आंसर गलत। आपको चारों के बारे में, तो एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न पूछने की कला है ये, ठीक है। जैसे होता है ना ऑफर एक के साथ 2 फ्री, तो वैसे ही ये एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन के आंसर और आपसे पूछ ले रहा है। तो अगर आपको व्यापक जानकारी है तभी इनका आप आंसर दे सकते हैं। अब एक एक करके देखो, तो ये क्या इसमें देखो, पहले ये देखो कौन बताना क्या है, सही है। तो अगर आपको ये पता हो कि कौन से सही नहीं है तो भी तो उत्तर मिल जाएगा ना। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? पहली बात तो ये सही नहीं है, ये कांग्रेस के साथ इनके विचार मिलते थे, ये कथन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं ये कांग्रेस का समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। और इन्होंने जो है इनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रम पर आधारित सजातीय समुदायों का महासंघ था, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ये मानते थे। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत नागरिक आधारों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की, ये कथन गलत है। और चौथा है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का पाठ्यक्रम जो है, ये जो बाद में मुस्लिम विश्वविद्यालय बना ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो इसका जो सिलेबस था इसमें मुस्लिम धर्मशास्त्र का मतलब होता है इस्लामिक विषय, और दूसरा यूरोपीय अनुभववाद, यानी कि इन्होंने इस्लाम को पाश्चात्य प्रणाली के आधार पर शामिल किया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये इस्लाम का समर्थन भी करते थे और इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन के लिए पश्चिम से उसका परिचय भी जरूरी मानते थे। इस आधार पर आंसर डी होगा 1 और 4, यानी कि इसमें समय देना होता है, ऐसे प्रश्नों को हल करने में टाइम देना होता है, जल्दबाजी में नहीं। लास्ट प्रश्न है अपना, अहरार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये अरहर की दाल नहीं है, अहरार आंदोलन है ना। तो ध्यान से पढ़े ना, नहीं तो सोचो कि अरहर की उपज बढ़ाने के लिए कोई आंदोलन चला था। भाई ऐसा कोई आंदोलन फिलहाल नहीं चला है। तो ये अहरार आंदोलन है। इसके बारे में आपको बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है, ठीक है। तो पहला है, मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। दूसरा है, इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। तीसरा है, इसकी स्थापना 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हुई थी। और चौथा है, इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया था, यानी कि इसने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना का समर्थन किया था। इन चारों में से आपको बताना है कौन कौन से सही है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सही होना चाहिए 1 2 3। 1 2 3 है कहीं? हाँ, ये रहा 1 2 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब थोड़ा विस्तार इसके बारे में जान लेते हैं कि अहरार आंदोलन जो है ये 1906 में स्थापित हुआ या आरंभ हुआ, और बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा इसका आरंभ किया गया था। 1906 वो समय है जब भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो चुका था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ है तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो चुका था, और इस स्वदेशी आंदोलन में भारत में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। उसी समय इस्लाम में इस राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, यानी कि मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अहरार आंदोलन का आरंभ 1906 ईस्वी में किया गया था। और इस आंदोलन का जो लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था इसमें? मुसलमानों के प्रति राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करना। ध्यान रखना, क्योंकि ये
भारत में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे। ठीक है, तो इस आधार पर 1, 2, 3 सही है, चौथा सही नहीं है। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया था, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। और आगे आई थिंक यहाँ से टॉपिक बदल जाएगा, कल का टॉपिक देखते हैं कौन सा होगा। कल होगा हमारा सेट नंबर 50।